दोस्तों, मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से। आप जान रहे हो, बहुत लंबे समय के बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है, जिसका इंतज़ार था कि ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लंबे टाइम से आप सुनते आ रहे थे कि सभी राष्ट्रीय वैकेंसियों का, केंद्रीय वैकेंसियों का एकीकरण होना चाहिए, स्टेट में भी होना चाहिए ऐसा। सभी स्टेट की वैकेंसियों का भी एकीकरण हो, सेंट्रलाइज वैकेंसियों का भी एकीकरण हो। आपको पता हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एकीकरण किया था। वही चीज़ है, आज यहाँ पर भी एकीकरण हुआ है। और एकीकरण जो हुआ है वो किसका हुआ, इस चीज़ को एकीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आप देखो किस किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ आज। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, NRA, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसके बारे में किन किन बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो सब चीजें आपके सामने पेश है। देखिए, एक बार एक नजर से इसको देखिए, समझ रहे हो बात को। इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा आज। मोस्टली सिलेबस क्या होगा, जो चीज आपको बताई नहीं गई है अखबार वगैरह में। ग्रुप A और D का क्या होगा, जब B और C इसमें दे दिया तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी, और टेक्निकल वालों का क्या होगा। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा नहीं की गई है, जैसे चयन प्रक्रिया पूर्ण क्या होगी, कैसे, और टेक्निकल वालों का क्या होगा, SC/ST वालों का क्या होगा, परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे, ग्रुप A और D के क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। कुछ ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चंस रख दिए हैं इनके अलावा भी, जो कि उनका क्या होगा, आज उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने लाया हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं एक एक चीज को विस्तार से बताऊंगा, परंतु आपको बने रहना है एंड तक। चलिए, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं इसी विषय पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत ही काम का है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, इतना काम आप जरूर करना। चलिए, अपन बात कर रहे हैं नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, NRA, शॉर्ट फॉर्म में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ओके, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं अगर बिंदु पर बात करूं, एक एक बिंदु पर, तो यहां आता है गठन। NRA का जीके का क्वेश्चन बन गया एक तरह से, जीके का क्वेश्चन बन गया एक तरह से कि NRA जो भर्ती है, रिक्वायरमेंट, ये भर्ती बोर्ड बना है एक तरह से, जो एजेंसी बनी है उसका गठन कब हुआ, तो 19 अगस्त 2020 को मोदी सरकार के तहत, अर्थात बीजेपी सरकार के अंतर्गत समय समकालीन हुआ। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां ये देख सकते हो, कार्य इसका क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET टेस्ट कराने का। मतलब हिंदी में अगर इसको बात करते हैं तो कॉमन का मतलब होता है सामान्य, और एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता, और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा या परीक्षा। तो यह है सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसे CET के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ओके, तो ये है इसका कार्य। तो सभी जो भर्तियां हैं अलग अलग प्रकार के, लगभग 20 से भी ज्यादा एजेंसी आज पूरे देश में कार्य कर रही है भर्तियों के लिए। अलग अलग एजेंसी अलग अलग प्रकार से कार्य करती है अलग अलग भर्तियों के लिए। उन सब 20 को एकीकरण करने का पूरी योजना है। लेकिन हाल ही में क्या 20 हो गई? नहीं, 20 से ऊपर की जो भर्तियां हैं उन सभी का एकीकरण नहीं, लेकिन शुरुआत एकीकरण की हो चुकी है, गठन हो चुका है। 19 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा पल निकल कर गया है। कार्य है इसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप जानते हो ये इसका कार्य निकल गया। अब क्या होता है कि कॉमन तो किया है, इसमें जो कॉमन किया है, परंतु किस किस को कॉमन किया है? अभी हाल में 3 को किया है। अधिकतम में देखिएगा यहां जाकर के ये जो है ना, ये 3 है जो आपके 20 से भी अधिक यहाँ पर एजेंसियां जो है आपकी कॉमन की जाएगी बहुत ही कम समय। सबसे पहली बात, RRB, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सारे देश में भर्तियां करती है। RRB रेलवे में भर्ती करती है, और ये IBPS जो आप जानते हो बैंकिंग सेक्टर में जो भी तैयारी कर रहा है, उनकी जो भर्ती होती है वो किस में होती है? IBPS के थ्रू। तो इन तीनों को जो बड़े बड़े थे, जो बहुत ज़्यादा गैदरिंग में, बूम में बड़ी वैकेंसीज आती थी लाखों की संख्या में, उन लाखों की संख्या वालों को तो तीनों को जो बाहुबली थे उनको कॉमन करके एक महाबाहुबली बना दिया है, जिसका नाम रखा है CET, अर्थात उसकी जो भर्ती करेगी वो NRA करेगा,
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ये कार्य करेगी। ठीक है, तो यहां आप समझ सकते हो। तो ये रहा आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस। इसके अलावा भी जितने भी 20 से ज्यादा बोर्ड है, एजेंसीज है, उन सबको कॉमन करेंगे। और हाँ, अब रेलवे की भर्ती क्या आरआरबी नहीं करेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल्कुल नहीं करेगी। क्या आरआरबी नहीं करेगी? क्या एसएससी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्या आईबीपीएस जो है बैंक की भर्ती नहीं करेगी? नहीं करेगी। कौन करेगी भर्ती? अब केवल एक कार्य होगा भर्ती के लिए, और वो है यहां पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। बात समझ रहे हो ना? तो ये सब जो थी अलग अलग ये ना होकर के केवल एक कॉमन भर्ती होगी। क्या होगी? कॉमन भर्ती। अच्छा, इसका कार्य हो गया। कॉमन कौन कौन किए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी हाल में तो 3 कॉमन किए, आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस, ये तीनों कॉमन है। उद्देश्य इसका क्या है? केंद्रीय भर्तियों का एकीकरण। आपसे पूछे कि एनआरए बनाने का सरकार का क्या मिशन है, क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है, तो आप बताओगे यहां पर इसका उद्देश्य है केंद्रीय भर्तियों का एकीकरण। राष्ट्रीय भर्तियों का एकीकरण करना ही इसका मूल उद्देश्य है। यह है इसका मूलभूत पर्पस। ठीक है, अच्छा बात करते हैं उद्देश्य से। आपने क्लियर कर लिया। तो टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जो भी भर्ती होगी केंद्रीकृत वैकेंसियों की, उनको टोटल ही ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही आपको देना पड़ेगा। मतलब जो पहले दिया करते थे, अब उसका जमाना गया, बिल्कुल गया। भूल जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने मुंह से कहोगे कि हम विदाउट कंप्यूटर पर पेपर दिया करते थे, ओएमआर पर। तो ओएमआर का जमाना गया। अब सेकेंडरी करते बहुत सारे स्टेट में भी जो है ऑनलाइन ही टेस्ट हो रहे हैं, और भारत सरकार भी इस पर ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रही है। याद होगा आपको। तो ऑनलाइन सेगमेंट के थ्रू आपका यहाँ पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी के थ्रू होगा। जो भर्तियों में घोटाले होते थे अब वो नहीं होगा ज़्यादातर, क्योंकि संभावना इसलिए नील है क्योंकि एक ही भर्ती बोर्ड है, और एक ही भर्ती बोर्ड होने की वजह से जो है यहाँ पर भर्ती की जो घोटालों की जो संभावना थी वो लगभग नील है। ठीक है, अच्छा बात यहाँ पर हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में। तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो सही, लेकिन वो जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रही है दोस्तों? अगर योग्यता की बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ 10th चाहिए, यहाँ 12th चाहिए, यहाँ बीए चाहिए। आपने क्या कर रखी है बोलो? कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th हो, 12th हो, बीए हो, 18 साल है तो आ जाइए अब मेरे साथ। अपन मिलकर के तैयार करेंगे, आपको तैयार करेंगे। आप और हम मिलकर के एक नया मिशन देंगे इसके साथ जुड़कर, सिलेक्शन का। किसका? तो 10th वाले, 12th वाले, बीए वाले, ध्यान रखिएगा ये सब लोग आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते इसमें आयु चाहिए। कितनी आयु चाहिए अपन को? 18 साल। कितनी? 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। ये मिनिमम है। क्या है? मिनिमम। ठीक है, तो ये जो आप देखते हो यहाँ पर ये मैंने लिखा है मिनिमम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल की थी, है और रहेगी। अभी तो मैं बात करूं तो यहाँ पर 10th, 12th और बीए वाले सब लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा समय, परेशान मत होना, पूरी डिटेल बता लूंगा, थोड़ा लेंथी जरूर पर चीजें सारी है। परीक्षा समय प्रत्येक वर्ष, अर्थात परीक्षा कब होगी, माह का डिक्लेरेशन अभी हाल में सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी दे देगी कि किस महीने में प्रत्येक वर्ष पेपर होगा। लेकिन हाल में ये बताया कि प्रति वर्ष पेपर होगा, मतलब एवरी ईयर पेपर सीबीटी जरूर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जरूर होगा इनके लिए। अतः इससे ये भी क्लेरिफाई हो सकता है कि हर साल वैकेंसी निकलने की पूरी निकलेगी, मतलब पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पेपर हो रहा तो वैकेंसी भी निकालेगी, क्योंकि वैकेंसी एक तो है नहीं, बूम में है। रेलवे के पास लाखों की संख्या में, एसएससी के पास हजारों की लाखों की संख्या में, आईबीपीएस के पास, तो इनकी मिलकर के 1,50,000 40,000 जितनी भी वैकेंसी आती है वो हर साल आना है।
रिटायरमेंट भी तो होते हैं ना, तो उसके लिए जो है भर्ती भी करना होता, तो इसलिए एक अच्छा मौका है, गोल्डन चांसेस है। जैसे अपने यहाँ पर बात करते हैं तो आईएएस की वैकेंसी होती है, यूपीएससी कराती है, तो हर साल वैकेंसी निकालती है, चाहे 1000 निकाले, 800 निकाले, 900 निकाले, कितनी भी निकाले, लेकिन निकालती जरूर है, श्योर 101% निकलती है। ऐसे ही इसकी वैकेंसी भी हर साल देखने को आपको मिलेगी। बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड आया है, स्वर्णिम अवसर है, इतना लंबे टाइम के बाद ये देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो परीक्षा समय प्रत्येक वर्ष होगा। अब यहाँ पर टेस्ट क्वालिफाइंग पैटर्न क्या होगा, तो भाई क्वालिफाइंग पैटर्न जो होगा कि भाई कौन पास होगा और किस तरह से पास होगा। तो टेस्ट क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पर देखिएगा जो पेपर होगा सीबीटी के तहत उसका रिजल्ट भी क्विक आ जाएगा, मतलब तत्काल ही आ जाएगा। तो तत्काल ही रिजल्ट आ जाए क्योंकि ऑनलाइन बेस्ट है, तो जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट दे देगी, 1-2 दिन के अंदर या उसी के पीरियड में ही क्विकली आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत ही जो है 1 वीक मान लो, 1 वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, पक्की बात है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट क्वालिफाइंग पैटर्न क्या होगा, यहां सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग या फिर स्कैनिंग बेस पर, यहां पर स्कैनिंग बेस पर या फिर शॉर्ट लिस्टिंग बेस, दोनों में ही आप यहां पर कर सकते हो। स्कैनिंग कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग वही बात है कि आप समझ ना, स्कैनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग मतलब जो मेरिट में आएगा अप में उसका एक मेरिट निर्धारित रहेगी, इस मेरिट के अंतर्गत आने वाला, अभी मेरिट का डिक्लेरेशन दे कितनी होगी, लेकिन मेरिट होगी कि भाई इस मेरिट में जो पास हो गए वो इसके लिए आगे, या इतने गुना पास हो गए तो वो इसमें आगे, तो वो शॉर्ट लिस्टेड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शॉर्ट लिस्टेड। अब मान लीजिए प्रथम ईयर आपने दिया और उसमें शॉर्ट लिस्टेड कम है, क्या सेकंड ईयर में उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर अच्छी तैयारी की आपने तो उसको जो है आप % बढ़ा सकते हो, दे सकते हो। हाँ, तो आपकी जो है बाद वाली जो मार्कशीट मिलेगी उसका एक तरह से ये क्वालिफाइंग है, अर्थात जैसे अपन 10वीं 12वीं बीए करते हैं ऐसे कैसे, किसके लिए, सेंट्रली केंद्रीकृत वैकेंसियों के लिए, सेंट्रलाइज वैकेंसियों के लिए एक तरह से योग्यता है, ये क्वालिफाइंग ये क्या है, इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। अतः यहाँ पर ये स्क्रीनिंग जरूरी होगी आपके दिमाग की, इसके ब्रेन की कि भाई इस लायक है क्यों नहीं। फिर इसके बाद अदर वैकेंसीज के लिए वो इसमें जो है CBT 2 CBT 3 दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है, ये चीज होगी। तो क्वालिफाइंग पैटर्न सिर्फ स्कैनिंग या फिर शॉर्टलिस्टेड बेसिस पे होगा। मतलब सीधी बात करें तो यहाँ यूं समझिएगा कि ये चीज आपको क्लियर होगी कि मेरिट बेस पर नहीं होगा कि 10वीं में अच्छी % है तो आप क्या करोगे, 12वीं में अच्छी तो नहीं, एग्जाम यहाँ पेपर में कैसा कर पाते हो उसी बेसिस पर ये इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, वैधता अवधि कितनी होगी, अगर आप अच्छी मेरिट लाए और आप टेस्ट में जो है यहाँ अच्छी स्कैनिंग ले आए हो, मतलब स्कोर आपका अच्छा रहा, क्या रहा, स्कोर आपका अच्छा रहा, आप जो हो उसमें पास हो गए हो, तो परिणाम स्वरूप उसकी वैधता कितनी रहेगी, तो यहाँ 3 साल की उसकी वैधता रहेगी। 3 साल तक जो भी भर्ती आएगी उसके लिए आप आवेदन कर पाओगे उसी स्कोर बेसिस पे। ये जरूरी नहीं आप सेकंड ईयर में अगर फेल भी हो गए ना, सेकंड ईयर जब दिया और उसमें CBT में आप फेल हो गए हो 1 में, कोई दिक्कत नहीं, आप जो पुराना जो था आपका 3 साल तक बराबर है उसको लगा कर भी आप आराम से जो है क्या कर सकते हो, CBT 2 CBT 3 2 दे सकते हो, 2 के बाद में 3 जो भी होगा आपका सारा इस तरह से होगा। तो यहाँ पर भर्ती के जो ग्रुप इसमें रोल प्ले किए गए हैं, इसके अंतर्गत जो भी भर्ती के रोल ग्रुप के अंतर्गत आती हैं उनको बात करते हैं। एक तो बी की जो भी भर्ती है, बी ग्रुप की भर्ती अधिकतर BA बेस पे आती है, सीधे सरल लैंग्वेज जो अधिकतर यहाँ पर बी ग्रुप की भर्ती अधिकतर BA बेस पे ही आती है, ध्यान रखना। तो ये बी ग्रुप और सी की अगर बात करता हूं तो यहाँ 12th और 10th की भी बात यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, तो 12th और 10th के अंतर्गत भी आती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर जो है ये भर्ती करेगी बी और सी, तो यहाँ पर जो है आपके ए और डी का क्या होगा, तो यहाँ ये रहा क्वेश्चन आपका, तो ए और ग्रुप ए और डी का क्या होगा, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए ग्रुप की जितनी भी भर्ती होती है सारी की सारी UPSC निकालती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो कि जैसे IAS लेवल की होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेवल की होती है, तो इसके लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हर साल निकलती है ये तो संविधान में अंकित है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो संविधान में गिवन है इसलिए इसको तो निकालना ही होता है। ये सारी चीजें बराबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले से निर्धारित की है संविधान में, अतः ये तो हर साल आती है, तो इनकी तैयारी करने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। A ग्रेड वाले की बात करते हैं यहाँ पर ध्यान रखने की, तो डी की
अगर बात करते हैं तो डी में कौन आता है, यहाँ पर जैसे रेलवे में ग्रुप डी आता था या अदर पियोन पोस्ट वगैरह होती थी, इन सभी के लिए उसकी भर्ती की भी आपके यहाँ पर इसमें आगे प्रक्रिया जारी करेंगे। अभी हाल में ऐसा कोई डिक्लेरेशन इन डी ग्रुप को लेकर के सरकार ने नहीं दिया है, अतः इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी पहले यहाँ पर जो है बी और सी की हो जाए, उसके बाद इसका भी कोई ना कोई डिक्लेरेशन जरूर सरकार देगी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, बात यहाँ पर ये तो क्लियर होगी, लेकिन इसमें और क्या है, और तो ये है कि इसका परीक्षा केंद्र कितना होगा, कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लगभग 1000 के लगभग परीक्षा केंद्र होंगे, 1000 के लगभग परीक्षा केंद्र होंगे। और 1000 के लगभग जो परीक्षा केंद्र होंगे दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि वो कहाँ पर होंगे, तो आपके हर जिले में होंगे, हर जिले में। तो प्रत्येक जिले में आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्र मिलेगा। याद रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने जिले का भी जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो फॉर्म भरते समय पर, और वो चाहिए तो प्राथमिकता के आधार पर आपको हो सकता है आपका अपने जिले में ही पेपर देने को मौका मिले। तो यह है ज्यादातर अपने जिले में आ जाएगा। तो अब आपको लंबी दूरी तक पेपर देने जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये कम से कम जीके का समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, दोनों के दोनों आप अपने जिले में ही दे सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो हर का मतलब प्रत्येक यहाँ पर जिले में आपको लगभग देखने को मिलेगा। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। इसमें एक चीज आपको और दिखाई दे रही है, एक तो दे रहा है टेक्निकल वालों का क्या होगा, जिसमें आईटीआई है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो अप्रेंटिस जो कर रहे हैं वो है, जैसे बीटेक है वो है, बीई है वो है, यहाँ पर एमटेक है वो स्टूडेंट है, और इसके बाद डिप्लोमा है जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, आईटीआई किया है ट्रेडों में अलग अलग में, इलेक्ट्रिशियन फिटर में, इसी तरह से अप्रेंटिस वाले भी, तो उनका क्या होगा, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी ध्यान रखना है। मैं इनका भी बताऊँ एक एक चीज, लेकिन आपको पहले बता देता हूं मैं क्रमबद्ध रूप से यहां पर कि एससी एसटी वालों का क्या होगा, एससी एसटी और ओबीसी वालों का क्या होगा। ध्यान रहे, ओबीसी वाले एससी एसटी के साथ ही रहते हैं, हमेशा तो साथ ही बने रहे, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन याद रखिए कि जनरल वाले भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, इस बात को विशेष ध्यान देना। अब सभी केंद्रीकृत वैकेंसियों के लिए व स्टेट वैकेंसियों के लिए मैं बात बता रहा हूं, यहाँ एससी एसटी और ओबीसी के लिए तीनों की अगर बात करता हूं तो इसमें आपको बता देता हूं कि जो ओबीसी है उसको 3 वर्ष की जो छूट मिलती थी, किसमें, आयु में, यहां पर मैं एज की ही बात कर रहा हूं, आयु में छूट मिलती थी वो रहेगी। और एससी और एसटी को जो यहां पर जो है 5 वर्ष की जो छूट मिलती थी वो बरकरार रहेगी। तो ये जो छूट है आयु में है क्या है, और वो भी कौन सी, यहाँ जो है आपकी अधिकतम आयु में, कितने में, अधिकतम आयु में है, यहाँ पर नहीं कि न्यूनतम में। तो न्यूनतम तो आपकी जो रहेगी वही रहेगी, न्यूनतम मतलब आपकी जो 18 वर्ष है तो 18 ही रहेगी सभी के लिए, इसमें कोई किसी को छूट नहीं है। लेकिन अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट है 5 साल इनको और 3 साल इनको, ये छूट ही रहेगी, ध्यान रखना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात रिजर्वेशन जैसा है वैसा बरकरार ही रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र आपको मैंने बता दिया, रिजर्वेशन बता दिया, चयन प्रक्रिया थोड़ा लेंथी जो है इसके बारे में और टेक्निकल के बारे में ये चीज और मैं बता देता हूं, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, इसमें एक एक चीज को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज के बारे में। तो यहां पर देखिएगा ग्रुप डी का बता दिया, ए का बता दिया आपको, और सिलेबस पर बहुत बड़ी चर्चा करनी है मेरे को। तो चयन प्रक्रिया और सिलेबस पर बहुत बड़ी चर्चा करनी है, कारण इस पर देखिएगा सिलेबस का कहीं पर भी आपको डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है। तो पहले मैं आपको सिलेबस बताऊं कि चयन प्रक्रिया बोलो, तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले जो है यहां सिलेबस के बारे में और चयन प्रक्रिया के बारे में, फिर टेक्निकल पाएंगे। 3 बिंदु अपने पास बचते हैं जिन पर अपन को चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहां सिलेबस, क्या बताऊंगा, सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस का अगर जिक्र करते हैं तो ये स्टार पॉइंट मैंने डाल दिया है, ठीक है, ये स्टार पॉइंट मैंने डाल दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सिलेबस को लेकर के। जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा, पाठ्यक्रम जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको क्लेरिफाई करना है, समझना है, स्पष्ट रूप से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूं, इसमें ध्यान रखना। वैसे आपको मैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिख देता हूं कि अभी जो है
एनआरए ने कोई भी सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है, कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ अभी हाल में कोई सिलेबस जारी नहीं किया, लेकिन संभावना तो बनती है कि क्या रहेगा। केंद्रीकृत वैकेंसी है तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ चाहे 10th वाला स्टूडेंट हो, ठीक है, यहाँ पर जो है 12th वाला अभ्यर्थी हो या ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी हो, सभी के लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, सभी के लिए जो सिलेबस रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो यहाँ जो सिलेबस होगा वो कॉमन होगा, ये बात आपको श्योर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिलेबस क्या होगा संभावित मैं बता सकता हूं आपको, जरूरी नहीं है कि वो हो उसमें 19-20 अंतर भी आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन संभावित यही रहेगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें मैथ रहेगा, क्योंकि मैथ चाहे आप रेलवे दो, ठीक है, या एसएससी दो, ठीक है, और यहाँ पर आईबीपीएस दो, लगभग सभी में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग, किसकी रीजनिंग भी आपको चाहे कि कोई सा भी दो, यहाँ पर देखिएगा, चाहे आपके आरआरबी का दे रहे थे, एसएससी का दे रहे थे, आईबीपीएस का दे रहे थे, सभी में ही रीजनिंग पूछी जा रही थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तीसरे नंबर पे तो यहाँ पर इंडिया जीके, क्या आएगा, इंडिया जीके सभी में पूछी जा रही थी। आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस हो, एसएससी हो या फिर आरआरबी हो, तो इंडिया जीके भी आपके सभी के ही आएगी, ये बात आप ध्यान रखना ना। इसके बाद में क्या है, बेसिक वर्ड जीके, क्या है, बेसिक या वर्ड जीके, क्या है, वर्ड जीके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हाँ बेसिक वर्ड जीके, जैसे एशिया महाद्वीप वगैरह है, या जो अपने स्टेट की सॉरी इसके अंतर जो देश है, एक दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा, करंट का भी उसमें इनरोल रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पांचवा आएगा करंट जीके, क्या आएगा, करंट जीके, उसमें सारा का सारा ही आपका यहाँ पर होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसमें करंट जीके भी आपका एक विशेष रोल रहेगा, ठीक है, तो ध्यान देने की बात है करंट जीके। इसके बाद में आपके जो बचता है वो बचता है यहाँ साइंस, क्या बचता है, साइंस। तो याद रखिएगा यहाँ इस तरह से जो है आपके सारे के सारे जो चीजें हैं वो इसमें रहेगी। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, अब क्या रहे इसमें जो है, अब ये जो कंफ्यूजन जो रहा है मैं भी वो भी स्पष्ट कर देता हूं। ये तो आपका श्योर है, श्योर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो रहेगी जो चीजें मैंने बताई। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये है कि यहाँ एक तो जो है इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश वाला पेपर यहाँ, और अगला जो आता है यहाँ पर देखिएगा, अगला जो आता है वो है हिंदी वाला पेपर। तो इंग्लिश और हिंदी जो पेपर है इसमें से आएगा कि नहीं आएगा ये आपको जो है अभी कोई क्लियर नहीं है। ये तो जो है एनआरए जैसे ही आपका सिलेबस जारी करेगा उस समय ही बता पाएंगे। तो इन दोनों पर अभी स्थिति बरकरार नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर देखिएगा जो जीके में है आपकी, चाहे देखिएगा 3 प्रकार की जीके जो है आपकी बरकरार रहेगी। जैसे जीके का अगर मैं यहाँ वर्ड बोल रहा हूँ तो आपके देखिएगा यहाँ पर जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ पर कल्चर है, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके बाद इकोनॉमिक है। तो यहाँ पर ये 3, 4, 5 प्रकार की जो जीके है वो आपकी रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें कॉमन रहेगी जीके में। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर देखिएगा कल्चर है, इसके बाद में इकोनॉमिक है। ये सारी चीजें 4-5 जो मैंने बोला है नाम, उनको आप समझ सकते हो। तो ये जीके के अंतर्गत रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये तो आपका एनआरए ही बता पाएगा, जब जारी करेगा सिलेबस तभी इसका स्पष्टीकरण हो पाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसको उतार भी सकते हो आप, क्या उतार सकते हो, इसको उतार लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आगे और बात करता हूं सीधा चयन प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताए देना चाहता हूं, क्योंकि ये था अपना सिलेबस। अब अपन सिलेबस से आगे निकल करके कहां चलते हैं, सीधा चयन प्रक्रिया जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर उस पर बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ अपन ध्यान देना है, तो ये रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो यूं समझिएगा चयन प्रक्रिया को अपन बात सरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो चयन
प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इस पर भी ध्यान देना है। मैं आपको स्टार स्टार कर देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। और फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। क्या है? ऑनलाइन, ठीक है। फॉर्म जो है आपके यहाँ पर बात करते हैं तो वो होंगे ऑनलाइन। क्या होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रत्येक ईयर होगा, देखिएगा प्रत्येक, फर्स्ट यहाँ पर प्रत्येक एवरी ईयर, ठीक है, यूँ बोल सकते हो एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक वर्ष आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, जैसे ही फॉर्म भरा तो उसका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT, है ना, वो आपका 1 कहलाएगा। क्या होगा? 1। ध्यान रखना, CBT 1 जो आपका होगा, जो कि केवल शॉर्ट लिस्टेड होगा। क्या होगा? शॉर्ट लिस्ट होगा। क्या होगा? शॉर्ट लिस्ट होगा। इसी बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चयन कर जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड में अगर आपका नाम आ जाता है, यहाँ आपके लिए आ जाता है कि आप उसके लिए पास हो, तो फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर कंडीशन है, फिर आप दे सकते हो यहाँ पर CBT 2 जो है पेपर लेगी। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ पेपर ऐसे रहे जिनमें जैसे ग्रुप डी को ले सकता है, अदर ले सकता है, अभी श्योर नहीं, ये चीज़ बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिसमें केवल शॉर्ट लिस्टेड के आधार पर CBT 1 के आधार पर भी चयन संभव है। चयन संभव है। तो यहाँ पर अभी हाल में नहीं है, लेकिन संभव की संभावना है। बाद में कुछ पेपर जैसे हो सकता है ग्रुप डी के या अदर जिनमें केवल फर्स्ट पेपर के बाद फिजिकल ले लिया जाता हो, ऐसी चीज़ें हो, ठीक है। तो यहाँ CBT होगा। हो सकता है यहाँ CBT के बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ CBT 2 जो है कुछ ऐसे पेपर होगा जिसमें CBT 3 भी लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के हो सकता है ऐसे पेपर हो जिसमें CBT 2 ही लिया जाता है, तो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल हो। तो यहाँ पर ऐसा है 10th लेवल का हो सकता है कि इसी को सीधा पास मांग ले CBT 1। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ 10th लेवल का हो सकता है कि सीधा CBT 1 के द्वारा जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उसको मान लिया जाए। अभी नहीं मान रहे, लेकिन ध्यान रखना अभी तो हाल में आपका ये क्वालिफाइंग ही है, मतलब इसको यूं बोल सकते हैं क्वालिफाइंग ही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि नहीं सर ने बताया है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, अभी क्वालिफाइंग में तो संभावित बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। अभी हाल की जो प्रक्रिया वो बताता हूँ, चलो छोड़ो, इसको भूल जाओ। तो ये चीजें आप ध्यान रखो कि सीधा सीधा जो है CBT 1 होगा, CBT 3 होगा। इसके बाद में जो है अगला 5वां जो आएगा वो आएगा यहाँ पर देखिएगा फिजिकल। क्या होगा? यहाँ पर 5वां जो चीज होगी आपके सामने वो क्या होगी? फिजिकल होगी। क्या होगी? मैं लिख देता हूं, फिजिकल में आप समझ सकते हो शारीरिक दौड़ भाग जो भी होती है, जैसे अपने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर फिजिकल भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे। और 6ठा नंबर का अगर आएगा तो यहाँ फिजिकल के अलावा अगर आएगा तो क्या आएगा? मेडिकल। क्या आएगा? तो मेडिकल दोस्तों, मेडिकल। क्या आएगा? मेडिकल। फिजिकल के बाद अगर आएगा तो क्या आएगा? मेडिकल। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, तो मेडिकल होगा। अब जब मेडिकल हो गया तो इसके बाद बचा है तो क्या बचा है? केवल DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में लास्ट में जो होगा वो क्या होगा? चयन। क्या होगा? चयन। ये शॉर्टलिस्टेड होने के बाद, क्वालिफाइंग होने के बाद, शॉर्टलिस्टेड होने के बाद क्या होगा? चयन। इस तरह से इन 8 बिंदुओं के तहत आपका पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित है अभी के अनुसार। दोस्तों बात तो समझ में आई ना? अभी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारा का सारे चीजें आपको क्लेरिफाई की है मैंने, समझ लो। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो चयन प्रक्रिया का भी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, अभी टेक्निकल वालों का क्या होगा, ठीक है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि टेक्निकल वालों का क्या होगा, लेकिन याद रखना इस बात को भी कि आपको मैं यहाँ पर जो बता रहा हूं इस पर ध्यान देने की बात। एक क्वेश्चन और बच्चा जो पूछ रहा है कि सर क्या है कि यहाँ CBT 1 के बाद क्या नौकरी पक्की? नौकरी पक्की है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन है ना। तो ये बच्चे का बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं भाई, अभी तो नहीं। आपका आंसर था, उसका जवाब अपना है नहीं, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। आगे अगर मैं यह लिखूं, आगे संभावना है, ठीक है, संभावना, ठीक है, आगे संभावना।
ठीक है। आगे तो संभावना है, अभी कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि CBT 1 दे दिया, क्वालिफाइंग कर लिया तो आपकी नौकरी है। ये केवल आपकी क्वालिफिकेशन समझिएगा। मेरे हिसाब से इसको बोल सकते हैं अपन योग्यता में गिनो। जैसे 10वीं 12वीं ना, ऐसे के ऐसे आप गवर्नमेंट केंद्रीकृत वैकेंसी के लिए ये आपकी जो है क्या होगी, CBT वाली क्या होगी, योग्यता होगी। इसको क्वालिफिकेशन ही कह सकते हो एक तरह से। लेकिन ये 3 साल तक के लिए, 3 वर्ष तक के लिए ही ये वैध है। 3 इयर्स तक के लिए क्या है, ये वैध है। बाकी फिर इसकी वैधता खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसलिए समय है और उसी समय में इसका उपयोग करना है। अब बच्चों को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सर वैकेंसी कब आएगी। खासतौर से सेंट्रलाइज वैकेंसियों में, केंद्रीकृत वैकेंसियों में ये प्रश्नवाचक चिन्ह बार बार हम भी कहते हैं कि आएगी भाई आएगी, देर है, कब, अभी नहीं तो देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ें मैं बोलता रहता था। बच्चों को डीमोटिवेट करना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं होता। तब बच्चों को गाइड करते हैं, तब भी जब भी वैकेंसी आती है तभी तो वो तैयारी करते हैं। अगर क्विकली वैकेंसी आती है और उसी टाइम तैयारी करने लगते तो संभव ही नहीं थी ना। इसलिए उनको गाइड करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, वैकेंसी आती है, देर से आती है, पर आती जरूर है और एक दिन वही सिलेक्शन लेकर के दे करके जाती है। ये बात ध्यान रखना है। तो आपका सिलेक्शन ले जाती है, खुद सिलेक्शन हो जाती है। सरकार ने देखिएगा यहाँ पर बजट दिया है 15 देखिएगा यहाँ पर 1517.57 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया है इसके लिए, केंद्रीकृत वैकेंसियों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी के सारी जो बातें मैंने आपको बताई है समझ में आएगी। और इसी क्रम में अपन और आगे बात करेंगे। जो चीज़ आप इंतजार कर रहे हो कि सर टेक्निकल वालों का क्या होगा, कि लंबे टाइम से मोस्टली ये बताओ कि टेक्निकल वालों का क्या होगा। भाई होगा, लेकिन टेक्निकल वालों के लिए भी आपको बता देता हूं। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर बात बताऊँ लैंग्वेज, भाषा को लेकर की, कि सर हम तो जो है हिंदी नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। अब इसमें जो है भाषाएं जो प्रयोग में करी गई है, जितनी भाषाओं में जो पेपर होगा वो 12 भाषाओं में होगा। 12 भाषाओं का चयन कर सकते हो। लैंग्वेज को कितनी 12 भाषाओं में आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ लैंग्वेज को लेकर भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं तो भाषा को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना, 12 भाषाएं हैं, अर्थात आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ सारी की सारी भाषा लगभग वैध है। जैसे एग्जाम्पल दो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, है ना। तो जितनी भी लगभग जो भाषाएं हैं वो सारी की सारी आपके यहाँ पर फॉर्म में भी आपको मिलेगी और वहाँ पर भी मिलेगी। देखिएगा यहाँ फॉर्म क्वालिफाइंग कर दिया, उसके भर दिया आपने, उसके बाद में जो है आपको ये जो पेपर होगा उसमें जिसको भी चयन करते हो उसके थ्रू आप यहाँ पर वैध हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो आवेदन शुल्क 1 ईयर में केवल एक ही बार होगा, है ना। 1 ईयर में केवल एक बार होगा। कितनी बार? केवल एक बार। याद रखिएगा जो आवेदन शुल्क है वो बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। ये बात भी मैंने आपको क्लियर बताई दी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो भी है लगभग 1 करोड़ से भी 1 से 3 करोड़ के लगभग जो है स्टूडेंट को इसका फायदा होगा। मतलब न करके भी देखिएगा 3 करोड़ जो है लगभग स्टूडेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे, को फायदा होगा। देखिएगा जिसको लाभ होगा यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, एडवांटेज होगा, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंटों का इसका लाभ होगा। अच्छा लास्ट बात बताऊं तो अब है टेक्निकल वाली बात, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल की बात करते हैं तो अभी सरकार ने ना तो नई शिक्षा नीति में इसका विशिष्ट जिक्र किया है, नई शिक्षा नीति में ना तो टेक्निकल का विशिष्ट जिक्र किया। टेक्निकल में जो लड़के ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं, अप्रेंटिस वाले हैं वही सेमी स्टेप होती है, डिप्लोमा वाले हैं, क्या है डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में डिग्री वाले हैं, ठीक है, डिग्री वाले हैं जो बीटेक वगैरह है ना। तो यहाँ पर इन सभी के लिए, इन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए क्या होगा, तो यहाँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, परेशान न हो। आपके अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं बनाई है, ना तो आपकी जो नई शिक्षा नीति में बनाई है ऐसी कोई नई शिक्षा नीति में भी इस तरह से कोई रेगुलेशन नहीं दिया है, अतः परेशान ना हो। और अभी आपको मैं और बता देता हूँ NRA के तहत भी ऐसा कोई भी यहाँ पर रेगुलेशन नहीं दिया है। लेकिन आने वाले समय में अभी तक अगर बात करूँ, अभी तक जैसे भर्ती चल रही थी वैसे ही चलेगी।
अभी तक है ना एक जैसे चल रही थी पुराने नियमों के अनुसार ही भर्ती होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल ही मात्र ऐसा बच गया है, तो ये जो बाकी रहा है इसका भी जल्दी से जल्दी आपको मैं बताता हूँ, जल्दी से जल्दी ऐसी ही चयन प्रक्रिया होगी। ये आपको मैं नोटिस के तौर पे बताता हूँ, जल्दी से जल्दी ऐसी ही चयन प्रक्रिया होगी जिससे कि हर साल बच्चों को पेपर देना पड़े, ठीक है, और हर साल यहाँ पर बच्चे जो है निकल पाए, नौकरी लग पाए। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। अन्यथा जो है इन 10वीं 12वीं वो बीए वालों को तो अपने मिल गया, तो क्या आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना। इसीलिए वो भी डिमांड करेंगे कि भाई एनआरए भी हमारी हर साल वैकेंसी निकाले। इसलिए बहुत जल्दी सरकार के सामने ये चीज़ें चुनौती रहेगी, अतः इस चुनौती को भी सरकार उम्मीद है जल्दी से जल्दी पूर्ति कर लेगी। दोस्तों आप पढ़ो, बढ़ो आगे, उम्मीद है इसी बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यकीन मानिएगा इस कैसेज में इतना सा काम करने का आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। कई स्टूडेंटों को इसका लाभ मिलेगा, जान पाएंगे, प्रत्येक चीज़ को समझ पाएंगे, ये सारी की सारी बातें। और आप लगातार अभ्यास करो, क्योंकि प्रैक्टिस में से मन परफेक्ट, करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जात से सिल पर प्रत निशान। प्रैक्टिस ही एकमात्र जो है सफलता का राज है। अभ्यास ही सफलता का एक तरीका है। जितना ज़्यादा पढ़ने की बजाय जो छोटी बड़ी सभी चीज़ें हैं उनको पढ़ते जाओ और बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, एक बार ज़रूर वो सफलता रंग लाएगी। और मेहनत कभी भी आपको बताता हूँ फीकी नहीं पड़ती है, एक दिन जरूर रंग लाती है। यकीन मानिएगा आप इन सभी बिंदुओं पर जैसे मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करोगे। एक बार फिर से कहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। नए स्टूडेंट बेल बटन को ज़रूर दबा दे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।